यूपी का प्रयागराज जिला आखिर इतना खास क्यों है? ये सवाल आप सभी से जो प्रयागराज में रहते हैं या फिर यूपी के रहने वाले हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछूं तो आप शायद एक या दो चीजें कमेंट में मुझे बता सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। प्रयागराज की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यटन के क्षेत्र, घूमने फिरने की जगहें, खाने पीने के शौकीन लोग और साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, रिलीजियस और यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम से लेकर के बड़ी यूनिवर्सिटीज और हाईकोर्ट जैसे सभी पहलुओं के बारे में। आखिर प्रयागराज को इतना खास क्यों कहा जाता है? संगम नगरी सिर्फ संगम नगरी नहीं है, बल्कि आर्थिक नगरी बन रही है। आईएएस ऑफिसर्स देती है और साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको प्रोफेसर, टीचर और देश को नया भविष्य देने वाले लोगों को भी तैयार करती है। तो आज हम यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं प्रयागराज की हर खूबसूरत पहलुओं को। अगर आप अब तक प्रयागराज नहीं आए हैं तो एक बार आइए जरूर, क्योंकि ये शहर बहुत तेजी से अब बदल रहा है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। और हाँ, एक चीज और बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि यूपी डिस्ट्रिक्ट मैप के माध्यम से मैं एक पूरी सीरीज डेवलप कर रहा हूं, जहां हम यूपी के हर एक जिले की खूबसूरती को और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये जिले के प्रयागराज के बारे में आपको जान के अच्छा लगता है और आप चाहते हैं किसी अन्य जिले के बारे में बात की जाए, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला जिला कौन सा हो जिस पर एक ऐसा ही शानदार वीडियो बनाया जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रयागराज जिले का स्थिति। भौगोलिक जानकारी होना जरूरी है। आखिर प्रयागराज पड़ता कहां है और किन जिलों से यहां पर इसकी कनेक्टिविटी है। यह आपका प्रयागराज का मैप है। अगर आप इसे देखेंगे प्रयागराज में आपका इसका जो मैप है, तो एक तरफ ये कौशाम्बी जिले से लगता है। इसके अलावा चित्रकूट से जिले से भी इसकी सीमा साझा होती है। यहाँ अगर आप देखें तो प्रतापगढ़ से भी आपको इंटरकनेक्टिविटी है, जिला यहाँ पर साझा होता है। जौनपुर जिले के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है। संत रविदास नगर जिसे भदोही भी कहते हैं, उसके साथ भी इनकी सीमा साझा होती है और मिर्जापुर जिले से भी इनकी सीमा साझा होती है। ये तो बात हुई यूपी के जिलों की। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी दूसरे राज्य के साथ भी सीमा प्रयागराज साझा करता है, और वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अगर जिला पूछा जाए तो रीवा के साथ यहां पर इनकी सीमाएं लगती हैं। तो ये सारे अगर हम देखें तो चित्रकूट, दूसरा यहां पे हम देखते हैं कौशाम्बी, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा जौनपुर, पांचवा भदोही, छठा आपको मिर्जापुर और सातवां यहां पर देखा जाए तो रीवा, जो कि एमपी का जिला है। तो 6 यूपी और 1 एमपी के जिले के साथ ये सीमा साझा करते हैं। नदियों की बात करते हैं। प्रयागराज में देखा जाए, हम सभी जानते हैं कि गंगा यमुना नदी का यहां पर आपको संगम होता है, लेकिन इसके साथ साथ सरस्वती नदी के, जिसको पौराणिक यहां पर जानकारी है कि यहां पर आपको मिलती है जहां लगता है संगम। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको टोन्स रिवर भी आपको बहती है, तो एक तरफ आपको बेलन नदी भी यहां पर है। इसके अलावा अगर हम तहसीलों की बात करें कि प्रयागराज में कौन कौन सी प्रमुख तहसीलें हैं, तो सुराव है, फूलपुर है, हंडिया है, करछना है, मेजा है, प्रयागराज है, बारा है और साथ ही साथ यहां पे देखा जाए तो कोरांव है। ये प्रमुख आपके कुछ तहसीलों की बात हो गई। भौगोलिक मैप के बाद हम आपको और भी चीजें बताते हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि प्रयागराज अगर आप घूमने आते हैं तो यहां पर इसकी अवस्थिति कहां है, गूगल में अगर आप सर्च करने जाएंगे तो सर्च करने पे जो लोकेशन आपको मिलेगी, अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 45 मिनट, देशांतरी विस्तार आपको 41 डिग्री 84 मिनट, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है आपका प्रयागराज जिला। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि भौगोलिक स्थिति के लिहाज से किन संस्कृतियों को यह साझा करता है, तो प्रयागराज अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व में अवध की संस्कृति के साथ मेल जोल रखता है। वहीं पूर्व में अगर हम देखें तो ये मध्य गंगा घाटी और पूर्वांचल से कनेक्ट होता है। इसके अलावा अगर हम देखें दक्षिण और दक्षिण पूर्व से, तो ये बघेलखंड की संस्कृति से जुड़ता हुआ क्षेत्रों से जुड़ता है। और वहीं दक्षिण पश्चिम में अगर हम देखें तो बुंदेलखंड के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी अलग अलग यहां पर क्षेत्र, यहां पर स्थितियों के साथ भी इसकी अपनी अलग पहचान है। भौगोलिक स्थिति में तापमान बहुत जरूरी है। किस प्रकार की मिट्टी है, दोमट और जलोढ़ मिट्टी प्रयागराज की अपनी विशेषता है। प्रमुख फसलें अगर हम देखें तो गेहूं, धान, आलू और दलहन जैसी आपकी फसलों का उत्पादन यहां पर बड़ी मात्रा में होता है। गर्मी में देखा जाए तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, 45 डिग्री एवरेज, और इससे ज्यादा कभी 46-47 डिग्री से आपको तापमान भी देखने को मिलेगा। झुलसा देने वाली गर्मी भी पड़ती है। वहीं ठंडी के दिनों में देखा जाए तो तापमान आपको गिर करके 7-8 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और भी अगर क्या बात है, बात यह है कि इसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी ज्योग्राफिकली यहां पर डिफाइन किया जाता है, जिसके कारण यह अपने आप में काफी कह सकते हैं कि उपजाऊ जमीन वाला एरिया है। चलिए बात करते हैं इसके इतिहास की, आस्था की और साथ ही स्वतंत्रता में इसकी भूमिका की। इतिहास के पन्नों में अगर हम जाएं तो प्रयागराज के बारे में पता चलता है कि प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक रहा है।
कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में भी इस शहर का उल्लेख मिलता है और प्रयाग या तीर्थराज के नाम से यहां पर इसके शब्दों के माध्यम से इस क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। यानी अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर भी है। प्राचीन यहां पर इसके ग्रंथों में इसकी जानकारी हमें मिलती है जो इसकी इंपॉर्टेंस को बताती है। कभी आपसे पूछा जाए प्रयागराज तो ये जरूर बताइएगा कि ग्रंथों में भी जिस शहर का उल्लेख मिलता है वो प्रयागराज है। इसके अलावा देखा है तो गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे यहाँ पर 3 विश्व प्रसिद्ध नदियां हैं जिसके संगम पर विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगता है। सरस्वती पौराणिक रूप से यहाँ पे मान्यता है जो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतिहास में देखें तो प्रयागराज ने किस तरीके से देश की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से उसमें अलग अलग समय पे अपना योगदान दिया है। प्रयागराज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण केंद्र में किस तरीके से जुड़ता है। सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय से इसका जुड़ाव है। इसके अलावा 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग और अहिंसा आंदोलन चलाए गए थे तो उस समय प्रयागराज इसमें शामिल था, जहां बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। नेहरू परिवार जो कि यहां पर शुरू में राजनीतिक का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, हम बात करें चाहे वो नेहरू की या फिर यहाँ पर उसके बाद आपको इंदिरा गांधी, तो यहाँ पर इन लोगों ने चुनाव लड़े, यहाँ पर जीते और देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पे पीएम भी बने। यानी प्रयागराज देश का पीएम देने वाला भी आपको क्षेत्र है। इतिहास के साथ साथ अगर मैं आपको कहूं संस्कृति भी प्रयागराज की बहुत ही खास है और सबसे बड़ी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर लगता है विश्व प्रसिद्ध यहां पर कुंभ मेला। इसके अलावा इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए जो पूरा आपको वास्तुकला है, आप इलाहाबाद का किला दे सकते हैं जिसे 1583 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये गंगा नदी के तट पर है। जब कभी आप घूमने के लिए जाते हैं तो गंगा नदी के तट पर इस किले को देख सकते हैं। अगर प्रयागराज से हैं तो आपने देखा होगा, लेकिन अगर प्रयागराज आ रहे हैं घूमने तो इस किले को जरूर देखिए। इसके अलावा आनंद भवन जो है नेहरू परिवार का एक ऐतिहासिक निवास स्थान है जिसे अब म्यूजियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और घूमने के अगर दृष्टिकोण अगर आपको इस चीजों को देखना और समझना हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा खुसरो बाग है। ये खुसरो बाग बहुत ही प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि यहां पर अमीर खुसरो सहित अन्य मुगल कालीन लोगों के शव दफन हैं और एक पार्क के तौर पर इसे डेवलप किया गया है। ऐतिहासिक यहां पर इसकी महत्ता है, तो वहां पर घूमने फिरने की जगहों के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। बड़े हनुमान जी मंदिर का अपना इतिहास है। उसके अलावा देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से है हनुमान के मंदिरों में से। और नागवासुकी मंदिर को देखें तो प्राचीन नागवासुकी मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे नागराज वासुकी की पूजा की जाती है। तो अलग अलग देखा जाए तो सांस्कृतिक, आर्थिक और आस्था का केंद्र भी प्रयागराज है। न सिर्फ यहाँ पर आपको भारत के दृष्टिकोण से, यूपी के दृष्टिकोण से, बल्कि भारत के सभी लोग जब महाकुंभ लगा था तो 66 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करने आए थे, जो इसकी यहाँ पर अपनी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के रूप में पहचान को स्वीकृति देता है। और क्या जानते हैं और क्या खास है यूपी के बारे में? जितनी जानकारी मैं आपको देता चलूंगा आप शायद उसको सुन के देख के अचंभित होते जाएंगे। चलिए बात करते हैं एजुकेशन हब के तौर पे प्रयागराज कितना यहां पर योगदान करता है। आपको सबको पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं ये भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो बनी है 1887 में और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जिस तरीके से इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रमुखता यूपी में बनी है, भारत में बनी है, तो प्रयागराज का अपना प्रमुख राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थान है जिसे एमएन मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट आपका यहां पर है, आईटी संस्थान है, प्रयागराज में है। ट्रिपल आईटी प्रयागराज जो सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय स्तर के ये संस्थान भी देखा है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की हो या फिर यहाँ पे आईटी सेक्टर को लेकर के हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के समकक्ष आपका विश्वविद्यालय हो। इसके अलावा देखा जाए तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर और तकनीकी क्षेत्र में काम करता हुआ दिखाई देता है, शॉर्ट्स, जिसे आपको सैम हैगिंगटन बॉटम यूनिवर्सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय जिसे पहले इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसे कई सारे कॉलेज संबंध है और कई सारे यहाँ पे डिग्रियां प्रदान करता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अपना यहाँ पर ये बहुत ही फेमस आपका प्रयागराज है, वो भी आज से नहीं बहुत पहले से। इसी कारण से इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं। वर्तमान समय में जिस तरीके से कंपटीशन की तैयारी बनी है तो प्रयागराज में हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के कारण इसे आईएएस पीसीएस की नगरी भी कहा जाता है। काफी सारे लोग यहां से तैयारी करके देश की सेवा में जुट गए हैं। बात करते हैं कि प्रयागराज सिर्फ आस्था, संस्कृति, इतिहास का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि तेजी से बदलता हुआ जिला भी है
जो पूर्वांचल में यहाँ पे आर्थिक केंद्र के तौर पे बन रहा है, और इसकी कहानी जो है वो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक बूस्टअप के रूप में देखी जा सकती है। चलिए बताते हैं आखिर प्रयागराज में आपको कौन-कौन से मेजर डेवलपमेंट इस समय चल रहे हैं या बन गए हैं। सबसे पहले बात करें तो प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है, यानी यहाँ पूरे प्रयागराज को कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और धीरे-धीरे पूरी सिटी का कायाकल्प करके इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया जा रहा है, चाहे वो सड़कें हों, जिले हों, गांव हों, आपको तेजी से यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई है। आपको शहरीकृत व्यवस्था को तेजी से अपनाया जा रहा है, शहर का विस्तार हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। कई सारे एक्सप्रेस और हाईवेज को जो होते हैं वो प्रयागराज से गुजारा जा रहा है या वहां पे कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज को पूर्वांचल से पश्चिमी हिस्से और आपको गोरखपुर जैसे सिटीज के माध्यम से इंटर कनेक्टिविटी दी जाए। मेट्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से देखा जाए तो आने वाले समय में शहर में तेज और सुविधाजनक आपको आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। एक मेट्रो सिटी के तौर पर प्रयागराज डेवलप होगा। रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन पर भी काम चल रहा है, यानी नदियों के संगम जैसे तट पर सौंदर्यीकरण किया गया है, जहां लोग शाम के समय जा सकते हैं घूमने टहलने के लिए। वो एक यहाँ पे सौंदर्यीकरण की पूरी भूमिका भी यहाँ पर निभाई जा रही है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से लेकर के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन तक इसमें आपको शामिल है। एयरपोर्ट की बात करें तो प्रयागराज का बमरौली जो एयरपोर्ट है एक तरीके से डोमेस्टिक कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड कराता है, जो अलग अलग कह सकते हैं कि तेजी से औद्योगिक हो, व्यापारिक हो, या फिर हमें आवागमन की जो सुविधा हो वो हमें रेल के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से और उसके साथ साथ नेशनल वाटरवे के माध्यम से, और हमें एयर कनेक्टिविटी, यानी हर तरीके की कनेक्टिविटी आपको प्रयागराज में देखने को मिलती है। ट्रैफिक कंजक्शन यानी कि रिंग रोड प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक शहर में होता है उससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुंभ जो है, कुंभ मेले के बारे में बात करें तो कुंभ का अपना पूरी तरीके से एक अस्थायी जिले के तौर पर इस कुंभ मेले को विकसित किया गया है, जहां पर आपको परमानेंट टेंट सिटी है, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम है, एलईडी सिस्टम है, जो कि आपको लगातार ऐसी सुविधा देता है कि इतने बड़े मेले का आयोजन इतने बड़े स्तर पर करना, हर साल करना, यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से प्रयागराज बदल चुका है। प्रयागराज की इकोनॉमी के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी तरीके से विकसित कैसे होती है, कैसे चल रही है, क्या क्या यहाँ पर आपको रोजगार और अन्य तरीके के डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयागराज की इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक केंद्र है एग्रीकल्चर, जहां पे उपजाऊ दोआ भूमि होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था अपने उफान पर है। तेजी से यहाँ पर देखा है हर तरीके के हर सीजन में फसलें ली जाती हैं और काफी सारी चीजों का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर आपको एजुकेशन सिस्टम जो होती है प्रयागराज के लिए एक यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट का काम करती है, जहाँ पे काफी सारे बच्चे जो होते हैं दूसरे राज्यों और जिलों से यहाँ के पढ़ते हैं, जो कि प्रयागराज की इकोनॉमी में यहाँ पर योगदान करते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रयागराज के ऐतिहासिक जो धरोहर हैं, किले हैं, संगम नदी आपको है, टेम्पल्स हैं, वो सारी चीजों पे जो पर्यटन आते हैं, जो लोकल भी हैं या फिर आपको यूपी के हैं या फिर आपको अदर स्टेट्स के हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो आपको अच्छा खासा खर्च करते हैं। तो एक पर्यटन या रिलीजियस आपको कह सकते हैं कि टूरिज्म बढ़ा है टेम्पल इकोनॉमी के माध्यम से, और यहाँ पर आपको कुंभ मेले के माध्यम से, जो प्रयागराज के इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। इसके अलावा धार्मिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हमने अभी बात की है, कुंभ मेला और तीर्थराज प्रयाग, और शिक्षा पर्यटन जो होती है, ये सब मिलकर के रोजगार भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक बूस्टअप हो रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रही है, तेजी से शहर का कायाकल्प हो रहा है, अलग अलग चीजों का यहाँ पर योगदान हो रहा है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि प्रयागराज की इकोनॉमी तेजी से यहाँ पर बदल रही है। कोचिंग इंडस्ट्री की चलिए बात करते हैं। प्रयागराज देश की सबसे बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री का केंद्र है, क्योंकि ना यहाँ पर न सिर्फ आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी हो रही है, बल्कि एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी भी यहाँ पर कराई जा रही है। टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं। त्रिवेणी संगम, कुंभ मेला ऐतिहासिक स्थल जो है धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। पर्यटन स्थलों के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताते हैं। अगर आप कभी भी घूमने फिरने आना चाहते हैं, या अगर आपको ये नहीं पता, कोई आपसे पूछ ले कि प्रयागराज में कौन सी जगहें हैं जहां पे घूम फिर सकते हैं, अपने परिवार को लेकर के जा सकते हैं, तो यहां पर आप कभी प्रयागराज आ रहे हैं या प्रयागराज में रहते हैं तो इन जगहों पर जरूर जाइए। बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह हैं जिसे आपको देखना चाहिए। इसमें मैं बात करूं सबसे पहले तो रिवर फ्रंट और रिवर पुल के बारे में। सिंगम रिवर फ्रंट, जहां शाम के समय आप जा सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती के जो संगम है उसके आसपास आपको चीजों को ब्यूटिफिकेशन करके रिवर फ्रंट बनाए गए हैं, वहां बैठिए। सरस्वती घाट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। न्यू यमुना ब्रिज है, जो कि आपको पुल बनाया गया है, जो शाम के समय आप देख सकते हैं। ये इमेज होती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। काफी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आते जाते वहां पर फोटो और सीनरी को देख करके सेशन भी होते हैं। घूमना फिरना यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आधुनिक केबल के माध्यम से तैयार किया गया है।
इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुराना शास्त्री ब्रिज है, जो यहाँ पर आपको अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, वो अभी तक आपको देखा जाए किस तरीके से संचालित हो रहा है, उसको भी जाकर के जरूर देखिए। इसके अलावा अगर हम देखें और चीजें क्या देख सकते हैं, अगर आपको धार्मिक पर्यटन पसंद है, टेंपल इत्यादि को लेकर के अगर आपको जानना है, तो यहाँ पर एक नहीं ऐसे कई यहाँ पर टेंपल्स हैं जो अपने आप में जिनकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है, जिसमें है लेटे हनुमान जी मंदिर, जिसे बड़े हनुमान जी मंदिर भी कहते हैं। बंधवा का भी आपने सुना होगा, अगर प्रयागराज के हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर भीड़ यहाँ पर आती है, लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर जाइए। इसके अलावा शक्तिपीठ भी यहाँ पर है, अलोपी देवी मंदिर आपका अलोपी बाग में आपको देखा जाए तो यहाँ पर आप आज जा सकते हैं। अलोपी देवी मंदिर में आपको ये मंदिर आपको है, जहाँ पर आप जाएं जरूर दर्शन करें। शक्तिपीठ है आपका एक प्रमुख प्रयागराज में। इसके अलावा मन कामेश्वर टेम्पल है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, ये यमुना नदी के तट पर है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा पातालपुरी टेम्पल है, जो कि आपको किले के अंदर यहां पर बनाया गया है। तो अगर आप धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रयागराज आ रहे हैं तो बड़े हनुमान जी मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, मन कामेश्वर टेम्पल, पातालपुरी टेम्पल, और इसके पहले अभी एक महीने मैंने नागवासुकी टेम्पल बताया था। तो वो सभी चीजों को आप घूमिए फिरिए, जाके दर्शन करिए और जरूर फोटो सेशन जो भी आपको करना है, और 4 लोगों को बताइए भी आखिर क्या कुछ है प्रयागराज में देखने लायक, घूमने लायक। इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं। अगर आप म्यूजियम के शौकीन हैं, देखना है पुरानी चीजों को, साइंस को लेकर के, तो आप यहां पर जा सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के इलाहाबाद का अपना एक म्यूजियम है, ठीक है, प्रयागराज संग्रहालय। प्रयागराज संग्रहालय जो है ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ संग्रहालय है, जहां पर मूर्तियां, पेंटिंग्स और पांडुलिपियां यहां पर हैं। इसके अलावा नेहरू परिवार को लेकर के उनका अपना स्वराज भवन है, आनंद भवन है, जो वहां पर साइंस एंड टेक को लेकर के म्यूजियम है। तो काफी सारी आपके म्यूजियम है जिसे आप जाकर के देख सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से, इतिहास को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पर साइंस एंड टेक को लेकर के म्यूजियम देखना पसंद है तो जरूर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्यावरण के आप पार्क इत्यादि घूमने पसंद हैं, कि कौन कौन से प्रमुख पार्क हैं जहां पर जाकर के बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा घूम टहल सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक कर सकते हैं, तो यहां पर जरूर जाइए फैमिली इत्यादि को लेकर। एक है आपका चंद्रशेखर पार्क, इतिहास के दृष्टिकोण से इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। चंद्रशेखर पार्क जो है, कहा जाता है कि यहीं पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को यहाँ पर देखा जाए तो शहीद हुए थे, खुद को यहाँ पर उन्होंने गोली मार ली थी अंग्रेजों को पकड़े जाने से पहले, और इस कारण से इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहा जाता है, कंपनी गार्डन भी इसे कहा जाता रहा है। कंपनी गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है, हरियाली है, ऐतिहासिक महत्व है, जरूर जाइए वहां पर। इसके अलावा आपको एक हाथी पार्क भी है, बच्चों और फैमिली वाले परिवार हैं तो यहाँ पर जरूर जाएं, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। हाथी पार्क है, घूमिए फिरिए। भरद्वाज पार्क है एक आपका, और इसके साथ साथ आपका नेहरू पार्क भी है, जो कि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो काफी सारे अलग अलग पार्क हैं जो आप जाकर के घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ आपको, मैंने जैसे कहा आनंद भवन है, नेहरू के परिवार के ऐतिहासिक निवास है, इलाहाबाद फोर्ट है। अगर आपको किले इत्यादि देखने का शौक है, ऐतिहासिक इमारतें देखने का शौक है, तो आप खुसरो बाग और इलाहाबाद फोर्ट जो होता है आपको किला, ये दोनों चीजें घूम सकते हैं। जो ऐतिहासिक स्थापत्य के नमूने हैं प्रयागराज में, जो इनकी अपनी एक अलग यहाँ पर पहचान है, जो यहाँ पर इतिहास की काफी सारी जानकारी आपको देते हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। यानी कि पर्यटन का कोई एक पहलू नहीं है, प्रयागराज में पर्यटन के हर पहलू मौजूद हैं। आपको किस तरीके की चीजें घूमना फिरना पसंद है, आइए कुछ समय लेकर के घूमिए, और यहाँ पर अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं तो आपके लिए तो कोई बात ही नहीं, आप इन सारी चीजों को घूम सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब उन पहलू के बारे में कि खाने पीने को लेकर के प्रयागराज की कौन सी चीजें फेमस हैं। यूपी सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी चलाया गया है, और साथ ही यहां पर देखा जाए तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन भी है। हाल ही में यूपी सरकार के द्वारा घोषित किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन योजना, इसके तहत प्रयागराज की कौन सी डिश यहां पर फेमस है, तो इसमें समोसा। समोसा जो है प्रयागराज की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन के तहत इसे शामिल किया गया है। हम सब जानते हैं, छोटा कुरकुरा मसालेदार, आपको ये आपको जो क्रिस्पी आप कह सकते हैं जंक फूड है, लेकिन काफी फेमस है। लोग यहाँ पे बड़े चाव से, सुबह हो या शाम हो, कहीं से घूम फिर रहे हैं या कुछ नाश्ता करना हो, तो सबके मन में एक ही चीज आती है, समोसा ले आओ। तो समोसा जरूर खाइए। इसके अलावा देखा जाए तो इलाहाबादी सुर्ख अमरूद, लाल अमरूद जिसे कहा जाता है, इलाहाबादी लाल अमरूद बहुत फेमस है, जिसका निर्यात होता है विदेशों में भी। अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं तो इलाहाबाद जरूर खाएं। ये इलाहाबादी सुर्खा अमरूद जो होता है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लाल गूदे वाला होता है, इस तरीके से आपको ये दिखेगा, और विशेष रूप से यहाँ पर ये अमरूद स्वाद और सुगंधित दोनों ही होता है। तीसरी जो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हम देखें तो यूपी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में प्रयागराज का जो प्रोडक्ट है वो है मूंज उत्पाद। ये मूंज उत्पाद, ये देख रहे हैं आप, टोकरी है, बाकी सारी चीजें हैं। ये मूंज जो होती है घास होती है, और इस मूंज घास से
टोकरी, दरी, चटाई, सजावटी सामान जो होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े स्तर पे बनाई जाती है और इस कारण से ये फेमस है और ग्रामीण उद्योग के प्रमुख यहाँ पर बढ़ावा देती है। तो कुछ ले जाना हो अगर यहाँ पे प्रयागराज का, तो यहाँ पे ये मूंज उत्पाद से बनी टोकरी इत्यादि घर ले जाइए। अच्छी चीजें हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और साथ ही देखने सुनने में भी अच्छी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे फायदा भी होता है और साथ ही यहाँ पर एक पहचान भी आपको जुड़ जाती है। ये कहां से लाए थे? प्रयागराज से लाए थे। इसके अलावा देखा जाए तो प्रयागराज का क्षेत्रफल की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, कितने लोग इस समय यहां पर रहते हैं। प्रयागराज के बारे में बात करें तो यहां का क्षेत्रफल जो है 5,04,082 वर्ग किलोमीटर का एरिया है टोटल। कुल जनसंख्या की बात करें तो 59,54,000 लोग रहते हैं। हिंदी यहां की प्रमुख भाषा है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 31,32,000 पुरुष रहते हैं। वहीं महिला जनसंख्या की बात करें तो 28,23,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें साक्षरता दर की तो 72.32% कुल साक्षरता है। 82.55% यहां पर पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता की बात करें तो 60.99% है। वहीं अगर हम बात करें कि घनी आबादी वाला जिला है, यानी कि आप देख सकते हैं 5,482 वर्ग किलोमीटर एरिया में 59,54,000 लोग रहते हैं, यानी कि बहुत ही कम एरिया, बहुत ज्यादा लोग हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र आपको प्रयागराज में देखने को मिलेंगे और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी आपको माना जाता है। जनसंख्या घनत्व अगर यहां पर आपको जानना है, समझना है तो 1,087 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में आपको रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो यहां पे 901 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों में प्रयागराज की स्थिति है। पुरुष जनसंख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो यहां पर क्षेत्रों में लिंगानुपात थोड़ा सा शहरों के मुकाबले अच्छा पाया जाता है। थोड़ा सा प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में भी आपको प्रयागराज को बताते हैं कि किस तरीके से संचालित होती है, कैसे यहाँ पे प्रतिनिधित्व है। तो बात करें लोकसभा सीटों की तो प्रयागराज की में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक है प्रयागराज लोकसभा सीट और दूसरी है फूलपुर लोकसभा सीट। वहीं अगर हम बात करें कि विधानसभा सीटें कितनी हैं तो प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। प्रयागराज उत्तर, प्रयागराज दक्षिण, प्रयागराज पश्चिम, फूलपुर, प्रतापपुर, सोरांव, फाफामऊ, हंडिया, मेजा, करछना, बारा और कोरांव। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विकासखंड 23 है। पुलिस प्रशासन थाना जो है 42 कुल पुलिस थाने हैं। कुल ग्राम की बात करें 3,178 गांव हैं। तहसीलों की संख्या बात करें तो 8 तहसील हैं, सदर, हंडिया, फूलपुर, बारा, मेजा, सोरांव, करछना और कोरांव। ये यहाँ की कुछ प्रमुख तहसीलें हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों की बात कर लेते हैं प्रयागराज के। तो प्रयागराज के स्थानीय निकायों में देखिए सबसे पहली और जरूरी जानकारी यह है कि शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय 2 तरीके के हैं। शहरी निकायों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नगर निगम एक है, जिसे इलाहाबाद जो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक नगर निगम है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो 3 है। इसमें फूलपुर म्युनिसिपल काउंसिल है, हंडिया म्युनिसिपल काउंसिल है और साथ ही भरवारी म्युनिसिपल काउंसिल है। इसी तरह नगर पंचायत की बात करें तो 9 है। इसमें झूसी, मऊआइमा और शंकरगढ़, कोरांव, सिरसा और बाकी यहाँ पर बाकी अन्य हैं। ग्राम पंचायतों की बात करें तो 1540 ग्राम पंचायतें हैं और विकास खंडों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 है, कहीं 20 कहीं 23, 20 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं प्रशासनिक ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इस तरीके से आपको प्रयागराज में अगर आने हैं और सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है, आपको जान करके कैसा लगा? प्रयागराज आपको देखा जाए तो कुछ ऐसा है। पुराना नाम इसका इलाहाबाद है, वर्तमान समय में इसे प्रयागराज कहते हैं, नाम बदल दिया गया है। त्रिवेणी संगम के कारण इसे विश्व प्रसिद्ध है प्रयागराज। हाईकोर्ट इलाहाबाद का है, जिसमें यहां पर आपको न्याय के मंदिर के तौर पर आज भी यहां पर कार्य होता है और लखनऊ बेंच पीठ जो है यहां पर इसको बाकी अन्य मामलों की सुनवाई भी करती है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रसिद्ध आयोजन कुंभ मेला है, प्रसिद्ध पार्क जो है चंद्रशेखर पार्क है, प्रसिद्ध भवन आनंद भवन है और ये सारी चीजें प्रयागराज से जुड़ती हैं। तो कैसा लगा आपको जान करके प्रयागराज के बारे में और यहाँ पर इससे संबंधित सारी जानकारियों के बारे में? अगर आप भी प्रयागराज से हैं तो कमेंट करिए और अगर आप प्रयागराज से नहीं हैं और किसी दूसरे जिले से हैं तो आपको जान करके कैसा लगा प्रयागराज के बारे में? अगर आप भी अपने जिले के बारे में ऐसी ही जानकारी चाहते हैं या अगला जिला कौन सा है जिस पर हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए यहां पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।